सबसे पहले हम सबको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। ठीक है, वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, इन वर्ण यानी अक्षर, और इन्हीं वर्णों के मेल से जो है वो वर्णमाला बनती है और उसी वर्णमाला से शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? शब्द हैं। ठीक है, अगर हम इन सबको क्रम में, ठीक है, एक शब्द भी दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द यानी जिनका अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द जिनका अर्थ न निकलता हो। उदाहरण के रूप में अगर हम लेना चाहें तो हम शब्द कमल को ले सकते हैं। कमल सबको पता है कि इसका अर्थ होता है, ठीक है, फूल है। ठीक है, तो अगर इन्हीं ध्वनियों में जो वर्ण इसमें प्रयोग हुए, जैसे क, म, ल, ठीक है, इन्हीं ध्वनियों से हम दूसरा शब्द बनाए, जैसे ल, क, मैं, लकम, ठीक है, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्णों से बनने वाले सभी शब्द जो हैं वो अपना अर्थ देते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक है, आ गया इतना समझ में? इसीलिए हम परिभाषा जब देते हैं तब क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक, सार्थक यानी जिनका अर्थ निकले, और व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्था करना, व्यवस्थित यानी सीक्वेंस बनाना जिसे हम बोलते हैं, व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों से वाक्य बनते हैं, लेकिन वो सार्थक होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए, तभी वो वाक्य बनते हैं और अपना अर्थ देते हैं। और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। मतलब जैसे हम कहें राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं। लेकिन अगर हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तब ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। इसको मैंने आगे आपको उदाहरण के द्वारा समझाया है। देखिए एक बार, राम पढ़ रहा है, भारत महान देश है, हवा तेज चल रही है, रमन शहर गया है। तो इसमें जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, राम, भारत, तेज, शहर, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं, लेकिन यहां पर ये वाक्य में प्रयोग हो गए हैं, और वाक्य में प्रयोग होने के कारण अब ये शब्द न होकर क्या है? पद है। ठीक है, शब्द स्वतंत्र होता है और पद जो है वो वाक्य में प्रयोग होता है। मतलब जब तक शब्द स्वतंत्र है वो शब्द है, और जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो पद कहलाता है। शब्द और पद में अंतर भी यही है, ठीक है, कि शब्द स्वतंत्र होते हैं और पद जो है वो वाक्य में प्रयोग होते हैं। एक वाक्य में अनेक पद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पदबंध। जैसे राम पढ़ रहा है, इसमें राम पढ़ना, रहना है, भारत महान देश है, ये क्या है? अलग अलग पद हैं और सारे पदों में बंधे हुए हैं, तो ये क्या है? पद बंध है। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? पदों के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के सार्थक जिनका अर्थ निकले और जो व्यवस्थित हो, जो सही तरह से उनकी व्यवस्था की गई हो। ठीक है, मतलब कि उनमें कर्ता, कर्म, क्रिया, ये व्यवस्थित क्रम है हिंदी का, कि इस तरह से वाक्य प्रयोग होता है तो वो व्यवस्थित होता है और सही अर्थ भी देता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई है। जैसे अभी हमने यही पढ़ा, रमन शहर गया है, ये वाक्य है, अपने आप में स्वतंत्र है और पूरा है। वाक्य रचना का उद्देश्य किसी भाव, विचार अथवा संदेश को व्यक्त करना होता है। कि कोई भी वाक्य है, उसकी रचना, उसका निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? कि वो अपने भावों को, विचारों को अथवा जो संदेश देना चाहते हैं उसको व्यक्त करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है। इस तरह वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। ये चीज समझने की है, कर्ता यानी काम को करने वाला, वो किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य। और क्रिया को क्या कहा जाता है? विधेय। मतलब कि कर्ता जो है काम को करने वाला, और उसके द्वारा क्या काम किया गया वो हमें किससे पता चलेगा? क्रिया द्वारा। तो इसके आधार पर हम इसके दो अंग मानते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में
कुछ बताया जाता है, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, यानी कि कर्ता, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं? कर्ता और कर्ता का विस्तार, यानी कि कर्ता की अगर कोई विशेषता है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? उद्देश्य के, और बाकी जो हमारा बचेगा वो आएगा विधेय में। इसमें एक उदाहरण दिया है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों के बारे में पता चलेगा। पहले मैं आपको उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। फूलचंद का भाई आनंद मंच पर फिल्मी गाने गाता है। फूलचंद का भाई आनंद, यहां तक लेंगे हम पहले। ये है हमारा उद्देश्य। तो इसको देखिए एक बार ध्यान से। इस वाक्य में आनंद के विषय में बात हो रही है। आनंद मंच पर फिल्मी गाने गाता है, मतलब काम को करने वाला कौन है? आनंद। ठीक है, अतः आनंद क्या है? मूल उद्देश्य, यानी कि हमारा कर्ता। फूलचंद का भाई आनंद का ही परिचय दे रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, अतः यह उद्देश्य का विस्तार है। और यह किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण पद बन। ठीक है, उद्देश्य समझ में आया आप लोगों को? तो उद्देश्य के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि कर्ता और यदि उसकी कोई विशेषता है तो वो हमारी उद्देश्य में आएगी, और बाकी जो बचेगा वो हमारा किस में आएगा? विधेय में। उसको परिभाषा से जानेंगे विधेय को। अब देखिए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में, मतलब उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? विधेय, यानी कि क्रिया। इसके अंतर्गत मुख्य पद क्रिया और उसके विस्तारक पद, मतलब मुख्य तो है क्रिया और उसके बाद कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, क्रिया विशेषण, पूरक, पूरक का विस्तार, ये सारी चीजें जो है वो हमारी किस में आती हैं? विधेय में आती हैं। अब वही पहले वाला उदाहरण लेंगे हम, जो था फूलचंद का भाई आनंद मंच पर फिल्मी गाने गाता है। मंच पर फिल्मी गाने गाता है, ये है। तो इसमें मूल विधेय क्या है? क्रिया क्या है? गाता है। क्या गाता है? गाने। कैसे? फिल्मी। किस पर? मंच पर। ठीक है, तो मूल विधेय क्या है? हमारा गाता है, और मंच पर फिल्मी गाने विधेय का विस्तार। ठीक है, क्या गाता है? गाने, कर्म हो गया। कैसे? फिल्मी विशेषता होगी। किस पर? मंच पर, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आया समझ में? इसका एक उदाहरण और दिया है इसमें। राम सुबह जल्दी उठता है। राम क्या है? उद्देश्य है। सुबह जल्दी उठता है क्या है? विधेय है। सुबह जल्दी उठता है मूल विधेय है, और सुबह जल्दी विधेय का विस्तार, यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? मुख्य रूप से मैंने अभी आपको क्या बताया कि उद्देश्य और विधेय क्या है। ठीक है, उद्देश्य कर्ता, विधेय क्रिया, और कोई भी वाक्य पूर्ण करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो कर्ता और क्रिया ही होती है, जिसे हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य यानी काम को करने वाला, विधेय यानी जो काम उसके द्वारा किया जाता है, या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? विधेय के। आ गया इतना समझ में?